Hello everybody. In today's session, we are going to revise a very simple head that is nothing but income from house property. As you know, income from house property के अंदर सेक्शन का रेंज अगर बात करो तो सेक्शन का रेंज अपना सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 इस टॉपिक के अंदर कवर किया जाएगा. सेक्शन 22 से लेके 27 ये सारे सेक्शंस हम लोग को इस टॉपिक के अंदर कवर करने, प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करो तो इसके ऊपर जनरली 4 to 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चंस, ये कभी कभार टोटल इनकम के अंदर आपको एडजस्टमेंट के फॉर्म पे ये टॉपिक आपको टारगेट किया जा सकता है. नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की. चार्जिंग सेक्शन बोलता है द एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉइंट टेनेंट डेटो फॉर विच असेसीज ओनर shall be taxable under their income from house property. Now annual value, how to compute annual value, that will be discussed under section 23. बिल्डिंग कैन बी रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकता है या तो फिर कमर्शियल बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, वेयर हाउस कुछ भी हो सकता है. लैंड अपर टेनेंट डेटो, इसका मतलब कोई भी लैंड अटैच विद बिल्डिंग है तो उससे भी अगर कोई इनकम आ रही है, सो इवन दैट इनकम विल बी ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लैंड अपर टेनेंट डेटो इन द सेंस नॉर्मली आपका कोई प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो बिल्डिंग से अटैच है, वहां से अगर आपको कोई इनकम अर्न हो रही है, so even that income also taxable under the income from house property. Now sir, what if अगर open plot of land है, open plot of land है जहां पे there is no structure, कुछ बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ open plot से मुझे रेंट मिल रहा है, तो क्या वो रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो. If you are getting rent income from open plot of land, then that will be taxable under the income from other sources. So vacant land से अगर कोई भी रेंट मिलेगा, that is not going to be taxed under the house property, वो आपका income from other source में taxable होगा. Roof is not necessary for the non-residential house property. जैसे कई बार open space होते हैं, open air swimming pool हो गया, इवन ये सब भी हाउस प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा. एंड इवन उससे भी अगर कोई रेंटल इनकम आ रही है, लास्ट स्टेडियम रेंट आउट किया या तो फिर ओपन स्विमिंग पूल जो है एयर स्विमिंग पूल नॉर्मली वो लेट आउट किया, उससे कुछ अगर रेंट इनकम आ रही है, सो इवन वो रेंट इनकम भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी. देन सामने वाले पर्सन के लिए वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कैपिटल एसेट्स है या स्टॉक इन ट्रेड, फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब अगर कोई डेवलपर है, बिल्डर, उसने फ्लैट कंस्ट्रक्ट किए, फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने के बाद कुछ अनसोल्ड फ्लैट्स है, वो अनसोल्ड फ्लैट्स उसने लेट आउट किए और लेट आउट करके उससे कुछ इनकम कमा रहा है. बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू फ्लैट जो है वो स्टॉक इन ट्रेड है, कैपिटल एसेट्स तो नहीं है, वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसके लिए जो भी इनकम मिल रही है उसको, वो इनकम पीजीबीपी में नहीं, वो कहां पे टैक्सेबल होगी? अगेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. बिकॉज लॉ मेकर्स यहां पे बोलते हैं बेसिकली बिल्डिंग में भी हेल्ड एज कैपिटल एसेट्स या स्टॉक इन ट्रेड, फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ बिल्डर का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डर का बिजनेस लेट आउट करने का नहीं है. लेकिन सर अगर किसी का बिजनेस ही प्रॉपर्टी लेट आउट करना है, तो जैसे एग्जांपल होटल्स हो गए, बैंकेट हॉल्स हो गए, जिनका बिजनेस ही सर प्रॉपर्टी लेट आउट हो गया, तो उनके केसेस में जो भी इनकम मिलेगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी. बाकी डेवलपर ने अगर कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री लेट आउट करके अगर कुछ इनकम कमा रहा है, तो वैसे वाले केसेस में वो कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली. यहां पे चार्जिंग सेक्शन में लिखा है कि असेसी उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर. Now owner includes deemed owner also, which is defined under section 27. क्या है डीम ओनर कंसेप्ट? सेक्शन 27 में देख लेंगे, बट ओनर इंक्लूड्स डीम ओनर भी कवर किया जाएगा. फिर उसके बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी से सब लेट आउट किया है, जैसे ए ने प्रॉपर्टी बी को लेट आउट किया, बी ने प्रॉपर्टी सी को सब लेट किया है, बी ए को जो रेंट पे करेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लेकिन सर सी बी को जो रेंट पे कर रहा है, वो रेंट कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? बिकॉज बी इज नॉट अ ओनर, ही इज अ टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. सो टेनेंट को जो रेंट मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सो सबलेटिंग करके जो भी इनकम आएगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो वी कैन कंक्लूड दैट विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग सेक्शन, two conditions need to be satisfied in order to tax income under this relevant head. Condition number 1, there should be house property. हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग या लैंड अपर टेनेंट डेट हो सकता है. एंड सेकंड, असेसी इज इट शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. असेसी जो प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो वैसे वाले केसेस में जो भी इनकम आ रही है वो इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. नाउ नेक्स्ट, हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू, दैट इज सेक्शन 23. टेक्निकल लैंग्वेज में कई सारे वर्डिंग्स है, उसका सिंप्लीफाई फॉर्म पे यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है. फर्स्ट, वी विल कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू विद फेयर रेंट. Municipal value, it is nothing but the value as per records of municipal corporation. We will compare with fair rent. Fair rent, it is nothing but a rent which is charged for similar property situated in similar area. Higher of this two shall be taken into account. Then this higher amount we have to compare with standard rent.
Standard rent is a rent as per the Rent Control Act notified by central government. This is the highest rate of amount of rent you can collect from your tenant. So higher amount or standard rent, lowest of this shall be taken into account. This lower amount will be called as expected rent. Expected rent मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके प्रॉपर्टी से मिनिमम इतना तो रेंट मिलना चाहिए. दिस एक्सपेक्टेड रेंट वी हैव टू कंपेयर विद एक्चुअल रेंट. इन दोनों में से क्या लेना है, विच इज हाई लेना है. नहीं, यहाँ पे अपना डिस्कशन बनता है, सर व्हाट डू मीन बाय एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट मतलब लॉ मेकर्स बोलते हैं जो भी आपका रेंट रिसीव हुआ है या तो फिर रेंट रिसीवेबल होने वाला है, कोई अनरियलाइज रेंट है तो उसको तुम लोग माइनस करोगे. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फुल 12 मंथ्स प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, मेरे ओनर ने मेरे को सिर्फ 10 मंथ्स का रेंट पे किया है, 2 महीने का बोला कि मैं रेंट दे दूंगा, इस साल में नहीं मिला लेकिन नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करके दे देगा. तो इस साल में मुझे कितने मंथ्स के रेंट इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है. तो लॉ मेकर्स बोलते हैं फुल 12 मंथ्स रेंट रिसीव 10 मंथ्स का हुआ है, 2 मंथ्स का रेंट रिसीवेबल है, तो ऑफकोर्स फुल 12 मंथ्स के ऊपर ड्यू बेसिस के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं बोलूं सर टेनेंट बोल रहा है कि 2 महीने के रेंट में से 1 महीने का रेंट मैं दूंगा ही नहीं क्योंकि आपने प्रॉपर्टी का प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया हुआ है, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इस रीजन के ऐसे वो 1 मंथ का रेंट मुझे मिलने ही नहीं वाला, तो वो मेरे लिए बैड डेब्ट्स है, अनरियलाइज रेंट है. तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उस अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन ले लेना एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेंट इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्चुअल रेंट गाइस, रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल फ्यूचर में मिलने वाला है सेम ईयर के लिए, और कोई अनरियलाइज रेंट है, कोई बैड डेब्ट्स है तो वो तुम लोग को माइनस करना है. अभी देखो प्रैक्टिकल लाइफ में अनरियलाइज रेंट लेके कहने से माइनस करने दे रही है, मतलब अपना रेंट इनकम कम हो रहा है, तो इसको लेके टैक्स प्लानिंग हो सकती है. इसके लिए लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अनरियलाइज रेंट वी विल अलाउ यू इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ 4 कंडीशन विच इज प्रिस्क्राइब अंडर इनकम टैक्स रूल्स. व्हाट आर दोस 4 कंडीशन. पहला, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब जेन्युइनली आपको बैड डेब्ट्स होना चाहिए, जेन्युइन केसेस में आपको लॉस होना चाहिए. सेकेंड, अगर वो टेनेंट आपको बैड डेब्ट्स कर रहा है तो ऐसे टेनेंट को रखते ही क्यों हो, निकाल दो उसको. जो प्रीमाइसेस में आपको बैड डेब्ट्स किया हुआ है उस प्रीमाइसेस से निकाल दो. मतलब सेकंड कंडीशन इज डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड वेकेट द प्रॉपर्टी, ही शुड नॉट बी ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन विच डिफॉल्ट वाज डन, इमीडिएटली ही शुड वेकेट द प्रॉपर्टी. थर्ड, अभी जैसे मैंने बोला कि सर मुझे टैक्स प्लानिंग करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे टेनेंट के पास से रेंट जो है मैं कैश में लूंगा और गवर्नमेंट को बोलूंगा कि मुझे वो रेंट मिला ही नहीं, मेरे लिए तो वो बैड डेब्ट्स था, और टेनेंट को बोलूंगा कि मेरे ये घर से खाली करके मेरा जो दूसरा घर है वो दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हो जा. तो वैसे वाले केसेस में इसके लिए गवर्नमेंट ने थर्ड कंडीशन रखा हुआ है कि डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेम असेसी. मतलब इफ एज अ असेसी आई एम ओनिंग मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट किया वो प्रॉपर्टी तो खाली करना ही है. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको किसी और आपकी जो प्रॉपर्टी है वहां पे शिफ्ट कर रहे हो, ये तो फिर सरासर टैक्स प्लानिंग होगी. आपने जानबूझ के नॉर्मली वहां पे डिफॉल्ट करवाया, कैश में लिया रहेगा, फिर आप दूसरे प्रॉपर्टी में उसको शिफ्ट कर रहे हो. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने थर्ड कंडीशन अटैच किया है कि बेसिकली आपके किसी और प्रॉपर्टी में भी वो ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए. एंड फोर्थ कंडीशन, एज अ असेसी एज अ ओनर आई शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स फॉर द रिकवरी ऑफ सच अनरियलाइज्ड रेंट. मतलब डिपार्टमेंट चाहता है, इनकम टैक्स चाहता है कि आपने अपने एंड से ट्राई किया ना, फिर भी रिकवर नहीं हो रहा है, then we will allow in the form of deduction. All these 4 conditions should be satisfied in order to reduce unrealized rent for computation of actual rent. So what is the formula for actual rent guys? Rent receive plus rent receivable minus unrealized rent. 99.99% cases में question will remain silent regarding this applicability of rule 4 conditions. मतलब rule 4 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन बताएगा नहीं, मतलब होता है साइलेंट रहेगा. तो वैसे वाले केसेस में अजम्पशन क्या रहेगा, अजम्पशन यही रहेगा कि हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो डीम टू बी सेटिस्फाई हो गई रहेगी और उसके बेसिस के ऊपर अनरियलाइज रेंट जो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो अगर क्वेश्चन में आपको बोला हुआ कि पूरे साल का रेंट 12 लाख है, इसमें से एक्चुअल रेंट रिसीव जो है रिसीव ये तुम लोग का 9 लाख है, मतलब मैं बोलूँ 3 लाख रुपीज रिसीवेबल है, बट उस 3 लाख रिसीवेबल में से भी 1 लाख रुपीज अनरियलाइज रेंट है, 2 लाख रुपीज रिसीवेबल है. तो आप मुझे बोलो कितना रुपीज मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा. सर रिसीव 9 लाख रुपीज, फिर उसके बाद में रिसीव 2 लाख रुपीज, रिसीवेबल 2 लाख रुपीज, 9 + 2 11 लाख, तो 11 लाख रुपीज मेरा एक्चुअल रेंट बनेगा, उतना मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा. सर आपने अनरियलाइज रेंट माइनस किया ही नहीं. अरे मैंने अगर 12 लाख को बेस पकड़ता तो मैं अनरियलाइज रेंट माइनस करता, यहाँ पे मैंने 12 लाख रुपया कंसिडर किया ही नहीं है, तो वैसे वाले किस्म उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है. मतलब एनुअल रेंट निकालने के लिए तुम लोग बोल सकते हो कि अनरियलाइज रेंट को माइनस करना है.
अगर मैंने सर रेंट रिसीव प्लस रिसीवेबल लिया है तो वहां पे बेसिकली मैंने अनरियलाइज रेंट को कंसिडर ही नहीं किया, तो वहां पे तुम लोग को माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सर अनरियलाइज रेंट हुआ, जैसे एग्जांपल 3 लाख रुपीस का मेरा इस साल का पूरे साल का रेंट अज्यूम करो 15 लाख रुपीस है, इसमें से 2 लाख रुपया अनरियलाइज रेंट है। तो बताओ मुझे पूरे साल का एनुअल रेंट जो एनुअल रेंट दैट इज सर बट 15 लाख है, बट उसमें से 2 लाख रुपीस का अनरियलाइज रेंट है। तो मुझे कितना रुपीस का रेंट एक्चुअल मिला है? सिर्फ 13 लाख। तो कहने से उतना ही मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। अभी ये 2 लाख रुपीस का गवर्नमेंट डिडक्शन दिया, हम लोग अज्यूम करें कि रूल 4 की सारी कंडीशन फुलफिल हुई रहेगी। मैं सामने वाले टेनेंट को नहीं छोड़ूंगा, जेन्युइनली मुझे बैड डेब्ट्स हुआ है तो मैंने उसके अगेंस्ट लीगल केस फाइल कर दिया। कोर्ट में से जजमेंट आया 3-4 साल के बाद और अज्यूम करो 2 लाख रुपीस में से 1,70,000 रिकवरी हुआ है। मैंने पहले 3-4 साल पहले 2 लाख का क्या लिया था? डिडक्शन लेके रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर टैक्स पे किया था। फ्यूचर में उसी 2 लाख में से 1,70,000 मैं कोर्ट के ऑर्डर की वजह से रिकवर कर पा रहा हूं। अभी ये जो रिकवरी हुआ, ये रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं ये रिकवरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सर कितना रुपीस मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? तो लॉ मेकर्स बोलते पूरा नहीं, सिर्फ 70% टैक्सेबल होगा। सर 70% ही क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको इनडायरेक्टली आगे पढ़ेंगे 30% का स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है। बिकॉज 30% का अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या मिलता है? स्टैंडर्डेशन मिलता है। तो वैसे सेम पे यहाँ पे जितना भी अमाउंट रिकवर हुआ उसका 70% आपके हाथ में क्या किया जाएगा? टैक्सेबल किया जाएगा। 70% मतलब इनडायरेक्टली तुम लोग बोल सकते हो कि 30% डिडक्शन देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अभी यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सर व्हाट इफ अगर उस अनरियलाइज रेंट को रिकवरी करने के लिए मैंने कुछ लीगल एक्सपेंसेस किए रहेंगे, लॉयर का फीस पे किया रहेगा, कुछ ना कुछ तो खर्चे किए रहेंगे, वो सारे खर्चे आपको क्या करने? IGNORE मतलब इग्नोर करने। वाई इट शुड बी इग्नोर? बिकॉज 70% ही टैक्सेबल हो रहा है, मतलब 30% का डीम टू बी डिडक्शन मिल चुका है। सो फिर से आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने, जितना भी मिला उसका सीधा 70% अमाउंट आपके हाथ में क्या किया जाएगा? टैक्सेबल किया जाएगा। सर व्हाट इफ अगर 3-4 साल के बाद जब भी नॉर्मली कोर्ट का जजमेंट आ रहा है वो टाइम पे मेरे पास अगर वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, तो मेरे पास ओनरशिप उस प्रॉपर्टी का है ही नहीं, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बोलता है हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। सर जिस साल में रिकवरी हुआ उस साल में ओनर ही नहीं हो तो गवर्नमेंट बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, जिस साल में आपने डिडक्शन के मजे लिए थे कहने से वो साल में तो आप ओनर थे। तो जिस साल में आपको रिकवरी हो रहा है तो रिकवरी होने के टाइम पे वेदर आप ओनर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपके हाथ में वो अमाउंट सेक्शन 25A के हिसाब से क्या किया जाएगा? टैक्सेबल किया जाएगा। सो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रिकवरी अमाउंट इनटू 70%, दैट इज आफ्टर 30% ऑफ स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है। कोई भी एक्चुअल एक्सपेंसेस करोगे तो वो क्या करना है? तुम लोग को इग्नोर करना है। नाउ ये था अपना एक्चुअल रेंट, ये कंपेयर करना अपने को एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। इन दोनों में से क्या लेना? विच एवर इज हायर अमाउंट दैट गिव्स यू गाव स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से तुम लोग क्या माइनस करोगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड जो है वो तुम लोग को माइनस करना है। नाउ म्युनिसिपल टैक्स पेड तुम लोग को माइनस करने मिलेगा सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। पहला पेड होना चाहिए एंड दूसरा पेड बाय ओनर होना चाहिए। अगर पेड है एंड पेड बाय ओनर है तो ही तुम लोग को यहाँ पे माइनस करने मिलेगा। अगर पेड बाय टेनेंट रहेगा तो आपको इग्नोर करना है। सर ऐसे भी तो हो सकता है टेनेंट ने पहले पे किया देन सब्सिक्वेंटली ओनर ने वो अमाउंट रिइंबर्स किया तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज फॉर्म में दिए जाएंगे 6%, 8%, देन यू हैव टू अप्लाई दैट परसेंटेज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू और फिर म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर निकाल के तुम लोग वो क्या करोगे? माइनस करोगे। सर अगर म्युनिसिपल टैक्स मैंने इस साल का भी पे किया है, लास्ट ईयर का भी पे किया है और फ्यूचर ईयर का भी पे किया है तो मुझे डिडक्शन सिर्फ इस साल का मिलेगा या सारे ईयर का मिलेगा? आंसर सारे ईयर का मिलेगा। मतलब कौन से साल का आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, वेदर दैट कैन बी फॉर करंट ईयर, लास्ट ईयर का भी हो सकता है या तो फिर फ्यूचर ईयर का भी हो सकता है। जितने साल का भी आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया वो सबका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ना ग्रॉस में से कुछ भी वैल्यू माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? नेट एनुअल वैल्यू। फिर नेट एनुअल वैल्यू में से 30% आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन A के हिसाब से। सी प्रैक्टिकल लाइफ में असेसी कई सारे फेक एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस के रिलेटेड। ऐसे ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हुए सीधा आपको 30% का स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है। सो 30%, सपोज आपका NAV 10 लाख है उसका 30% 3 लाख आएगा तो आपने एक्चुअल खर्चा 5 लाख किया है तो भी वो इग्नोर किया जाएगा। सर आपने एक्चुअल खर्चा सिर्फ 1000 का किया है तो भी इग्नोर किया जाएगा। क्वेश्चन में जानबूझ के एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस दे सकता है प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस के रिलेटेड। ऑल दैट एक्सपेंसेस शुड बी इग्नोर बिकॉज असेसी को फ्लैट 30% का क्या मिलने वाला है? स्टैंडर्डेशन मिलने वाला है। सेकंड, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में और एक डिडक्शन मिलता है दैट इज बट इंटरेस्ट ऑन लोन। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करते हैं।
सर इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किस पर्पस के लिए हम लोग ले सकते हैं? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं लोन कैन बी टेकन फॉर आइदर परचेस के लिए ले सकते हो, या तो फिर आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड है उसके ऊपर आपको घर कंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए आप लोन ले सकते हो, या तो फिर प्रॉपर्टी के अंदर मेजर्स रिपेयर्स एंड रिनोवेशन के लिए भी तुम लोग ले सकते हो। तो 4 पर्पस के लिए लोन लिया तो आपको सेक्शन 24B में डिसीजन मिलेगा। कौन से 4 पर्पस बोल मैंने? परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स या तो फिर रिनोवेशन। सर लोन किसके पास से लेना है? मैंने फ्रेंड या रिलेटिव्स के पास से लोन लिया, अज्यूम करो मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, वो मुझे लोन दे रहे परचेस या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सर मैंने उनके पास से लोन लिया, क्या मुझे डिसीजन मिलेगा? आंसर इज यस। सेक्शन 24B बोलता है कि लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पर्सन, किसी के पास से भी लोन लिया तो भी आपको क्या मिल जाएगा? उस चीज का डिसीजन मिल जाएगा। सर मैंने इस साल का लोन इंटरेस्ट में से 3,60,000 था, मैंने पे सिर्फ 3 लाख किया है, 60,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे डिडक्शन कितना रुपीस का मिलेगा? सर 3,60,000 का मिलेगा, 3 लाख का मिलेगा। तो लॉ मेकर मतलब 3 लाख पूरा 3,60,000, मतलब डिडक्शन जो है यहाँ पे कौन से बेसिस के ऊपर मिल रहा है? ड्यू बेसिस, अक्रूअल बेसिस, मतलब पेड रहेगा तो भी अलाउड, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो भी अलाउड। मतलब सर मैंने 3,60,000 में से कुछ भी पे नहीं किया तो भी मेरे को पूरा 3,60,000 का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। आपने कितना पे किया फर्क नहीं पड़ता। सी दिस इज नॉट योर म्युनिसिपल टैक्स। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन जब आपको अक्रूअल बेसिस के ऊपर मिलेगा, जितना भी आपने पे किया रहेगा और हम लोग का आउटस्टैंडिंग है वो पूरे अमाउंट का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। अभी यहां पे मैं थोड़ा चैप्टर 6A के साथ लिंकअप करवाना चाहता हूं। अभी याद करो सर, आपका चैप्टर 6A के अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि हाउसिंग लोन में प्रिंसिपल अमाउंट होता है और इंटरेस्ट अमाउंट होता है। इंटरेस्ट का तो आप सेक्शन 24B के सब डिसीजन लोगे। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल अमाउंट सर? तो प्रिंसिपल अमाउंट का आपको 80C में डिसीजन मिलेगा। जो भी आप हाउसिंग लोन के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट पे करोगे, उस प्रिंसिपल कंपोनेंट का आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। 80C में डिडक्शन लेते वक्त मुझे बना वहां पे लोन शुड बी कंपल्सरी टेकन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहां पे तो एनी पर्सन बोला है, इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए किसी के पास से भी ले सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल कंपोनेंट का 80C में डिडक्शन चाहिए, तो वहां पे आपका लोन जो है वो सिर्फ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लेना है। यहां पे लोन हम लोग परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, इनोवेशन किसी के भी ले सकते हैं, लेकिन 80C प्रिंसिपल का डिडक्शन चाहिए तो वहां पे आपका लोन जो है वो सिर्फ परचेस एंड कंस्ट्रक्शन के लेना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको चीजें लिंकअप करके तुम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट वाला, सर अगर मेरा एग्जिस्टिंग लोन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इस रीजन की वजह से मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं अपना लोन जो है वो किसी और बैंक में स्विच करना चाहता हूं। मतलब अज्यूम करो सर, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपना लोन जो है वो कहां पे शिफ्ट करा? HDFC, और HDFC बैंक मुझे क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो सर उस इंटरेस्ट का मेरे को डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर इज यस, बिकॉज आपने न्यू लोन जो लिया है, कैन आई से फॉर रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन लिया है, तो वो नया लोन भी मेरा हाउसिंग लोन ही होगा। तो वैसे वाले केसेस में इवन वो न्यू लोन के ऊपर मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा उसका मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। सर मेरा हाउसिंग लोन का EMI का जो ड्यू डेट है वो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है, लेकिन मेरे पास इस बार पैसे नहीं थे तो मैंने 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ को पे किया है। 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ वाज अ ड्यू डेट, लेकिन मैंने पे 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ को किया, मतलब मैंने 15 डेज का डिले किया है सर। तो ये 15 डेज के डिले की वजह से डेफिनेटली बैंक ने मुझे क्या चार्ज किया रहेगा? पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज किया रहेगा। तो सर वो पेनल्टी इंटरेस्ट का भी मुझे सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलेगा? तो आंसर इज नो। जो भी आप पेनल्टी इंटरेस्ट के फॉर्म पे अमाउंट पे करोगे उस पेनल्टी इंटरेस्ट का आपको क्या नहीं मिलेगा? डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होते 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 बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है, तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को पे करने के लिए मैंने नया लोन लिया हुआ है, या तो फिर मैंने 15 साल से प्रॉपर्टी ओन करा, 15 साल का म्युनिसिपल टैक्स ही नहीं पे किया था, फाइनली म्युनिसिपल टैक्स का एक रिमाइंडर है, नोटिस है, बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करोगे तो सीधा प्रॉपर्टी बेच देंगे। देन आई रियलाइज दी सीरियसनेस ऑफ पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, तो उतना 15 साल का म्युनिसिपल टैक्स ह्यूज अमाउंट पे करने के लिए मैंने बैंक के पास से लोन लिया हुआ है और वो लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो क्या उस इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो। मैं ऊपर ही बोल चुका हूं आपका लोन जो है वो सिर्फ 4 पर्पस के लेना चाहिए, परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, इनोवेशन। इसके अलावा और किसी भी पर्पस के लिए आपने लोन लिया रहेगा तो उसका क्या नहीं मिलेगा? आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर मैंने फॉरेन बैंक से लोन लिया, फॉरेन बैंक, तो फॉरेन बैंक से कहने से मैं इंडिया से क्या पे करूंगा? उनको इंटरेस्ट पे करूंगा। नाउ इंटरेस्ट वी आर पेइंग फ्रॉम इंडिया, फॉर अस इट इज एन एक्सपेंसेस, बट कहने से वो फॉरेन बैंक के लिए या फॉरेन पर्सन के लिए वो इनकम है, उस इनकम के ऊपर एज अ नॉन रेसिडेंट दे आर लायबल टू पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। तो मैं जब भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तभी मुझे उसके ऊपर क्या करना चाहिए? TDS काटना चाहिए। लेकिन अगर मैंने से TDS काटा ही नहीं है, विदाउट डिडक्टिंग TDS पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया,
तो फिर वैसे वाले केसेस में गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू लॉस हो गया है, इसके लिए पनिशमेंट के फॉर्म पे गवर्नमेंट बोलता है आपको उस इंटरेस्ट का क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कौन से केसेस में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा? पहले तो पेनल्टी इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन अगर आपने लिया है फॉर एनी पर्पस अदर देन परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने अगर आउटसाइड इंडिया से लोन लिया है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना था। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो एज पर सेक्शन 25 के हिसाब से इवन उस इंटरेस्ट का भी आपको क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ अब तक जो मैं एंगल तुम लोग के साथ डिस्कस कर रहा था दैट वाज तुम लोग का एलओपी, दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। लेकिन सर अगर मैं अपने फैमिली के साथ अगर प्रॉपर्टी में रह रहा हूं तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस बोलेंगे, एसओपीआर बोलेंगे। नाउ आप मुझे बोला एसओपीआर के अंदर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्चुअल रेंट कुछ होगा ही नहीं। एक्चुअल रेंट नहीं है तो इसका गांव सीधा नील आएगा। गांव नील है तो ऑब्वियसली नाव भी तुम लोग का नील आएगा। नाव नील है तो 30% स्टैंडर्ड भी नहीं आएगा। तो सर ये कॉलम बना ही क्यों रहे? सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। नाउ एसओपीआर में ये तो एग्री करते हो, वी आर नॉट ऑफरिंग एनी इनकम टू गवर्नमेंट। वी आर नॉट ऑफरिंग एनी इनकम टू गवर्नमेंट मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे लेस वाला एडजस्टमेंट है तो मेरा फाइनल आंसर ऑलवेज नेगेटिव में आएगा, मतलब ऑलवेज लॉस ही आएगा। और उस लॉस को मैं क्या करूंगा? दूसरे किसी इनकम के सामने सेट ऑफ करूंगा। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में इनकम नहीं है तो मैं सैलरी या अदर हेड के इनकम के सामने सेट ऑफ करूंगा। मतलब यहाँ पे कहने से गवर्नमेंट को एसओपीआर अपने को जो डिडक्शन दे रही है वो डिडक्शन के से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। अगर ये होता ही नहीं तो कहने से गवर्नमेंट को ये पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स मिलता। लेकिन अभी ये है नेगेटिव अमाउंट तो मैं सेट ऑफ करके जो रिमेनिंग बैलेंस इनकम है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन दे रही है उससे गवर्नमेंट को तो लॉस हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट बोलते देखो एसओपीआर में हम लोग डिडक्शन देंगे जरूर लेकिन सब्जेक्ट टू लिमिट। आप ऐसा नहीं कि जितना मर्जी चाहिए उतना ले लिए, हम लोग एक लिमिट रखे, वो लिमिट तक ही मिलेगा। लेकिन अगर तू 115 बीएसई में गया दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम तो इवन ये भी नहीं मिलेगा। मतलब सर 115 बीएसई अगर होगा तो वैसे वाले केसेस में अपना कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, सीधा मेरा फाइनल आंसर नहीं लाएगा एसओपीआर का। लेकिन अगर 115 बीएसई में नहीं हो, ओल्ड टैक्स रिजाइम में हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन मिलेगा, जितना चाहिए उतना नहीं, लिमिट है। नाउ व्हाट इज दैट लिमिट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले अगर एलओपी डीएलओपी वीएलओपी ले है तो वैसे वाले केसेस में तो नो लिमिट। प्रॉपर्टी का नेचर लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है या वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी है, ये सब एलओपी के ही पार्ट है तो उसके केसेस में लिमिट नहीं होगा। लेकिन अगर एसओपीआर है, अभी आप मुझे बोलो सर एसओपीआर में अगर किसी असेसी के पास 5 घर है और वो 5 घर उसने क्या नहीं किए, लेट आउट ही नहीं किए, ऐसे ही रखे हुए खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है या तो फिर खाली पड़े हुए, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? घर खाली पड़े मतलब प्रॉपर्टी का वेस्टेज हो रहा है। बिकॉज अगर प्रॉपर्टी लेट आउट करते तो आपको भी कुछ इनकम होती, गवर्नमेंट को भी कुछ इनकम होती। आपको क्या इनकम होती? इन द फॉर्म ऑफ रेंट मिलता। गवर्नमेंट को क्या इनकम होती? थोड़ा बहुत टैक्स मिल जाता। लेकिन आपने प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं किया जिसके से गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वाले केसेस में गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी वी विल अलाउ एज अ एसओपीआर। 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी एसओपीआर अलाउ नहीं करेंगे। सर कौन से 2 प्रॉपर्टी? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एनी 2 प्रॉपर्टी, जो भी चाहिए वो 2 प्रॉपर्टी ले लेना। एनी 2 हाउस प्रॉपर्टी वी विल कंसिडर एज एसओपीआर एंड जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है जो लेट आउट नहीं किया है लेकिन उसको हम लोग डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे। सो व्हेन दिस कंसेप्ट ऑफ डीम टू बी लेट आउट अराइजेस ओनली इफ द assessee owning more than 2 हाउस प्रॉपर्टी एंड सच हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एक्चुअली लेट आउट, वैसे वाले केसेस में डीएलओपी कंसेप्ट आएगा। सर अगर मैंने प्रॉपर्टी जो है 2 से ज्यादा मेरे पास लेकिन मैंने एक्चुअल लेट आउट किया, बेटा एक्चुअल लेट आउट किया तो वो एलओपी है। लेकिन अगर आपने लेट आउट नहीं किया, ऐसे ही खाली पड़ी हुई है और 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, वैसे वाले सिनेरियो में आपका डीएलओपी कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ एलओपी हो या डीएलओपी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन में कोई लिमिट नहीं रहेगा। अगर सर एसओपीआर है तो मैक्सिमम 2 घर तुम लोग एसओपीआर क्लेम कर सकते हो। इसके अगर आप रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन लेते हो तो मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपको परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो परचेस के केसेस में या परचेस या कंस्ट्रक्शन केसेस में दोनों भी बिफोर 1 अप्रैल 1999 है तो मैक्सिमम 30,000 और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। अब ऐसे नहीं है पर घर 2 लाख रुपीज है, एग्रीगेट दोनों घर मिला के 2 लाख रुपीज है। सर मैंने रिपेयर रिनोवेशन के लिए भी लोन लिया था एज वेल एज मैंने परचेस कंस्ट्रक्शन के भी लोन लिया है। मैंने रिपेयर रिनोवेशन के लिए भी लोन लिया है, परचेस कंस्ट्रक्शन के भी लिया है, तो मुझे यहाँ पे 30 और यहाँ पे 2 ऐसे 2,30,000 का डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज नो। अगर आपने सर परचेस कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर रिनोवेशन के लोन लिया है तो एग्रीगेट अमाउंट एडिशन 2 लाख रुपीज का मिलेगा। अभी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है मतलब मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन में फ्लैट बुकिंग किया, दैट इज परचेस ओनली। लेकिन मेरे पास अगर प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर मैं अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो कंस्ट्रक्शन के केसेस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन विद इन 5 years में कंप्लीट होना चाहिए। सी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999
ऐसे तो कंस्ट्रक्शन के लिए व्हाट इज द लिमिट 2 लाख, लेकिन वो 2 लाख लिमिट के साथ एक कंडीशन अटैच किया हुआ है। बोला कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन कितने साल में कंप्लीट होना चाहिए, 5 ईयर्स। सर 5 ईयर्स कहां से, फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कमेंस। जैसे तुम लोग कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था उसको ईयर एंड करो। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 14 दिसंबर 2019, तो इसको ईयर एंड करो 31 मार्च 20। यहां से तुम लोग को 5 साल मतलब 31 मार्च 2025 तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हुआ है तो ही 2 लाख का एडिशन मिलेगा, नहीं हुआ है तो वैसे वाले केसेस में आपको 30,000 रुपीज का एडिशन क्वालिफाई होगा। तो 5 साल के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो मैक्सिमम 2 लाख, और आफ्टर 5 ईयर्स हुआ रहेगा तो मैक्सिमम 30,000 रुपीज का आपको क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए तो आप मुझे बताते जाओगे कि डिडक्शन कितना रुपीज का मिलेगा। फर्स्ट वाले केस में एलओपी है गाइस, एलओपी में तो नो लिमिट, जितना है पूरा मिलेगा 42,000। फिर अगेन एलओपी, अगेन नो लिमिट, पूरा मिलेगा 1,80,000। एसओपीआर रिपेयर्स के लिए, रिपेयर्स मैक्सिमम 30, यहाँ पे 18,000 है तो पूरा 18,000 क्वालिफाई होगा। एसओपीआर परचेस 15-16 1,40,000, इसमें पेनल्टी इंटरेस्ट 20,000 का इंक्लूड है। पहले तो ना एसओपीआर है 15-16 मतलब आफ्टर 1 अप्रैल 1999 है तो मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट है, बट इसमें पेनल्टी इंटरेस्ट 20,000 है तो उतना माइनस करके रिमेनिंग 1,20,000 क्वालिफाई होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 8 ईयर्स मतलब आफ्टर 5 ईयर्स है, आफ्टर 5 ईयर्स है, और लोन भी तुम लोग का नॉर्मली 1999 के बाद वाला है। यहाँ पे 2 लाख रुपीज का नहीं 30,000 रुपीज का एडिशन मिलेगा, तो 1,96,000 नहीं, यहाँ पे मैक्स 30,000 क्वालिफाई होगा। एसओपीआर परचेस 21-22 तो यहाँ पे 2,46,000 में से मैक्सिमम 2 लाख क्वालिफाई होगा। परचेस एंड रिपेयर्स 13-14 में 1,40,000, कैसे 1,40,000 मतलब लेस देन 2 लाख है तो पूरा क्वालिफाई होगा। रिपेयर्स में 42,000 है तो इसमें से मैक्सिमम 30,000 क्वालिफाई होगा। 140 प्लस 30 मतलब 1,70,000 रुपीज का एडिशन मिलेगा। तो आप क्या करोगे, अगर परचेस एज वेल एज रिपेयर्स दोनों के लिए लोन लिया है तो पहले इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई करो 2 लाख और 30, एंड देन ऐड करने के बाद आप एग्रीगेट लिमिट अप्लाई करोगे। सिमिलरली 8 वाला एसओपीआर परचेस 15-16 1,80,000 पूरा मिलेगा। रिपेयर्स 20-23 24,000 लेस देन 30 पूरा क्वालिफाई होगा। 180 प्लस 24 2,04,000 है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना रुपीज का मिलेगा, 2 लाख रुपीज का मिलेगा। फिर परचेस 2,30,000 2 लाख 34,000 30 ऐड करोगे 2,30,000 मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। फिर एसओपीआर 19-20 एसओपीआर लास्ट वाला केस में एसओपीआर 19-20 1,96,000 है, इसमें से पेड 1,50,000 किया है। सर 19-20 है मतलब लोन टेकन आफ्टर 1999 है, सर पेड 1,50,000 क्या, फर्क ही नहीं पड़ता, अपने को अक्रूवल बेसिस के ऊपर पूरा अमाउंट का एडिशन मिलेगा 1,96,000 विच इज लेस देन 2 लाख, इसके लिए पूरा अमाउंट क्वालिफाई होगा। सो ये था अपना इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कंसेप्ट गाइस, ठीक है। अभी ये इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड माइनस करोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी गाइस, डीएलओपी। डीएलओपी का कंसेप्ट कभी आएगा, मैंने ऊपर तुम लोग को बोला था, इफ असेसी ओनिंग मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी एंड सच प्रॉपर्टी इज नॉट एक्चुअली लेट आउट, so any true property at the option of assessee he can claim as SOPR, remaining property by default क्या बन जाएगा, DLOP। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैंने एक बार प्रॉपर्टी SOPR लिया तो लाइफ टाइम तक उसको SOPR ही माना जाएगा। एवरी ईयर मेरे पास ऑप्शन रहेगा, मैं जो चाहिए वो 2 प्रॉपर्टी क्या कर सकता हूँ, SOPR क्लेम कर सकता हूँ अपने ऑप्शन के हिसाब से, जहां पे ऑब्वियसली मेरा टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट करूंगा, एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, तुम लोग का DLOP हो जाएगा। उसके बाद में डीएलओपी केसेस में ऑफकोर्स एक्चुअल रेंट होगा ही नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट ही नहीं किया है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा वही तुम लोग का क्या बन जाएगा, ग्रॉस सेल वैल्यू बन जाएगा। यहाँ पे एक रियल एस्टेट वालों को रिलैक्सेशन दिया है, जैसे बिल्डर के केसेस में जरूरी नहीं है ना कि सारे फ्लैट्स इमीडिएटली तुम लोग के सेल किए जाएंगे। अजूम बिल्डर के केसेस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो चुका है 15 नवंबर 2022 को, और 15 फ्लैट्स अनसोल्ड है। तो 15 फ्लैट्स अनसोल्ड है मतलब कहने से उस फ्लैट का डेवलपर ही ओनर है जब तक फ्लैट बेचे नहीं। 15 फ्लैट्स मतलब मोर देन 2 फ्लैट्स का ओनर है और लेट आउट भी नहीं किया है, तो यहाँ पे डीएलओपी का कंसेप्ट आ रहा है। लेकिन रियल एस्टेट वालों को गवर्नमेंट ने बोला कि डीएलओपी का कंसेप्ट हम लोग इमीडिएटली सीसी रिसीव होने के बाद अप्लाई नहीं करेंगे। 15 नवंबर 22 को पहले ईयर एंड करो, ईयर एंड होगा 31 मार्च 23, यहां से 2 साल तक, मतलब मैं बोलूं 31 मार्च 25 तक। इस एग्जांपल में बिल्डर के हाथ में वो फ्लैट क्या नहीं मानेंगे, डीएलओपी नहीं मानेंगे। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में 2 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर
इन विच सीसी वॉज रिसीव, वहां तक तुम लोग को क्या नहीं मानना है, डीएलओपी नहीं मानना है। तो अज्यूम करो ड्यूरिंग दिस 2 years तक एसएससी ने इस 15 फ्लैट में से 10 फ्लैट ऑलरेडी सेल कर दिए, तो अभी भी अनसोल्ड फ्लैट कितने हैं, 5 में से कोई भी 2 फ्लैट वो क्या क्लेम कर सकता है, एसओपीआर, रिमेनिंग 3 फ्लैट क्या बन जाएंगे, डीएलओपी बन जाएंगे। सो डीएलओपी का कंसेप्ट इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होगा आफ्टर 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच सीसी वॉज रिसीव, उसके बाद में तुम लोग का डीएलओपी कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा। फिर सर अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाई है, मतलब एरिया वाइज अगर बात करो, जैसे एग्जांपल 60% प्रीमाइसेस लेट आउट है, रिमेनिंग 40% सेल्फ ऑक्यूपाई है, तो सर म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये तो पूरे घर का रहेगा ना सर, पूरे घर का रहेगा वो। तो वैसे वाले केसेस में लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको हर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एरिया के हिसाब से अपोर्शन करना पड़ेगा। इन दिस एग्जांपल एरिया इज 60-40, तो 60-40 के अंदर हर वैल्यू को आपको अपोर्शन करना है एक्सेप्ट वन वैल्यू, ऑफ कोर्स दैट इज एक्चुअल रेंट, बिकॉज एक्चुअल रेंट जो होगा, एक्चुअल रेंट वो ऑलवेज किसका रहेगा, एलओपी का रहेगा। तो बाकी एक्चुअल रेंट को छोड़ के म्युनिसिपल टैक्स हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया, फेयर रेंट हो गया, म्युनिसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये सारे वैल्यू को क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया के हिसाब से अपोर्शन करके फिर कैलकुलेशन करना क्वेश्चन में। सर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट किया है एंड पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई है, तो उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या होगा, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं इवन सम पीरियड के लिए भी आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया है तो भी आपका प्रॉपर्टी का नेचर एलओपी होगा, मतलब इवन फॉर अ सिंगल डे ऑल्सो प्रॉपर्टी इज लेट आउट, देन ऑल्सो व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, एलओपी। इन ऑर्डर टू क्लेम प्रॉपर्टी एज अ एसओपीआर, आइदर आप प्रॉपर्टी में रहने चाहिए या तो फिर प्रॉपर्टी पूरा साल खाली रहना चाहिए। वैसे वाले केसेस में कंसिडर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस आएगा। कुछ भी टाइम के लिए अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, इन दैट केसेस द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी विल बी एलओपी होगा। फिर नेक्स्ट वाला वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। सर व्हाट इफ अगर मैंने 12 महीने में से 8 मंथ्स प्रॉपर्टी लेट आउट किया हुआ है, रिमेनिंग 4 मंथ्स प्रॉपर्टी वेकेंट है, वेकेंट। सी अगर मैं 8 मंथ्स के लिए लेट आउट करता हूं और अगर 4 मंथ्स में प्रॉपर्टी में खुद सेल्फ ऑक्यूपेंसी पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो फिर प्रॉपर्टी का नेचर एलओपी है। लेकिन अगर मैं बोलूं 8 मंथ्स के लिए मैंने प्रॉपर्टी लेट आउट किया हुआ है और 4 मंथ्स प्रॉपर्टी वेकेंट है, मुझे कोई टेनेंट मिला ही नहीं, 1 अप्रैल को इमीडिएटली मुझे टेनेंट नहीं मिला, तो मैंने प्रॉपर्टी जो है अपनी अगस्त से लेट आउट किया है, तो मैं बोलूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना मेरा प्रॉपर्टी खाली पड़ा था, वेकेंट था, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग वीएलओपी टैक्स की लैंग्वेज में। नाउ वीएलओपी में आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कितने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट है। अगर वेकेंट है तो वहां पे समझ जाने का नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज वीएलओपी है। अभी वीएलओपी के केसेस में आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट लेना है जो आपको मिला रहेगा वो, उसमें नोशनल रेंट, वैकेंसी रेंट, जितने मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी खाली था उसका वैकेंसी रेंट ऐड करना है। अगर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट है तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो एक्चुअल रेंट बन जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट प्लस नोशनल रेंट अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो वैसे वाले केसेस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। फिर से बोलता हूं, मैंने क्या बोला, कभी भी प्रॉपर्टी का नेचर वीएलओपी है तो वहां पे तुम लोग को एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट सीधा विचएवर इज हायर नहीं करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए, आपको वर्किंग नोट में जाना है। वर्किंग नोट में क्या बोल रहे हैं सर, एक्चुअल रेंट प्लस जो वैकेंसी रेंट है इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट है तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या माना जाएगा, एक्चुअल रेंट माना जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट इफ इट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट है तो वैसे वाले केसेस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीधा आपका क्या लिया जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आपका कंसिडर किया जाएगा। सर ये एलओपी का ही एक्सटेंशन है, तो यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन के केसेस में कोई लिमिट नहीं है, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया वो पूरा अमाउंट आपको क्वालिफाई हो जाएगा। फिर को ओनरशिप, अगर सर कोई प्रॉपर्टी जो है इफ इट इज ओन बाय मोर देन वन ओनर तो वैसे वाले केसेस में क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन नॉर्मल मैनर में सॉल्व करना है। सिर्फ जो फाइनल आंसर आएगा गाइस, फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर को क्या करना है, आपको को ओनर्स के रेशियो के अंदर क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है। सो को ओनरशिप में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन नॉर्मल मैनर में ही सॉल्व करोगे। सिर्फ जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन को ओनर्स इन देयर ओनरशिप रेशियो। अच्छा सर, को ओनरशिप में ये बताओ कि जो एसओपीआर का डिडक्शन होता है वो एसओपीआर का डिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का होता है, तो वो 2 लाख रुपीज आपने बोला था कि दोनों प्रॉपर्टी का मिला के 2 लाख है, बट अगर को ओनर है तो हर एक ओनर को 2 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलेगा या उनको भी एग्रीगेट मिलेगा। तो यहाँ पे लॉग में बोलते हैं डोंट वरी, ये पर कोनर के हिसाब से लिमिट रहेगा। सी एलओपी डीएलओपी वीएलओपी में तो लिमिट ही नहीं है, तो मैंने जैसे बोला कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सिर्फ फाइनल आंसर अपने को स्प्लिट करना है। लेकिन एसओपीआर में लिमिट तो है, लेकिन पर कोनर के हिसाब से आपको मैक्स 30 या मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा।
अगर सर कोई प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर असेट्स के साथ लेट आउट किया है, जैसे घर के साथ फर्नीचर या तो फिर फैक्ट्री बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीन फर्नीचर के साथ लेट आउट किया है, उसके लिए आपको एक लमसम अमाउंट का रेंट मिल रहा है, दैट लमसम रेंट इज कॉल्ड एज कंपोजिट रेंट। अगर सर उसमें एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का कितना, अदर असेट का कितना, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा, अदर असेट का रेंट अगर आपका बिजनेस है असेट लेट आउट करना तो पीजीबीपी, अदरवाइज वो अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन सर अगर एग्रीमेंट में ऐसा ब्रेकअप ही नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का कितना, अदर असेट का कितना, एक लमसम प्राइस पे दिया हुआ है, तो वैसे वाले केसेस में लॉ मेकर्स बोलते हैं इसको पूरा हम लोग कहां पे लेके जाएंगे, अदर सोर्सेस, और आपका अगर बिजनेस ही है तो सीधा पीजीबी में लेके जाएंगे। सर हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं लेके जा रहे? बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में बैठे बैठे आपको वो 30% का स्टैंडर्डेशन मिलेगा। गवर्नमेंट वो बेनिफिट नहीं देना चाहती, इसके से गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि सीधा हम लोग इसको कहां पे टैक्सेबल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही है वो सारे असेट लेट आउट करने का, तो फिर वो कहां पे जाएगा, तुम लोग का पीजीबी में जाएगा। नेक्स्ट वाला प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, टेक्निकल कंसेप्ट, अगेन यहां पे सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नॉर्मली कंफ्यूजन आते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब क्या है कि आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर आप खुद से घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अगर ना खुद से घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वैसे वाले केसेस में अंडर कंस्ट्रक्शन रहने के टाइम पे आपने बैंक में से लोन लिया हुआ है, तो कैसे आप इंटरेस्ट तो अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम से पे करना चालू हो गया रहेगा, तो सर उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन कौन से साल में मिलेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आप हाउस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट तो नहीं बना सकते, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। तो वैसे वाले केसेस में जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस साल में हाउस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बनेगा। तो सर मैंने पिछले इतने सालों तक उसका इंटरेस्ट भी तो पे क्या रहेगा, जब भी वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अज्यूम करो मैंने 7 नवंबर 2018 को क्या किया, कंस्ट्रक्शन चालू किया, उसी दिन मैंने बैंक के पास से 60 लाख रुपीस का लोन लिया है। 15 नवंबर 24 को मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब 24-25 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो इसके पहले साल तक भी तो मैंने क्या किया रहेगा, इंटरेस्ट पे किया रहेगा। तो यहां का जितना भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले का इंटरेस्ट। सो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जिस साल हुआ है उस ईयर को आपको काउंट नहीं करना है, उसके पहले तक का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट स्टार्ट कहां से होगा सर, मेरे एग्जांपल में आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 7 नवंबर को, लोन भी सेम डेट पे लिया है। लेकिन सर ऐसे भी तो हो सकता है आपने कंस्ट्रक्शन चालू किया 7 नवंबर को लेकिन लोन 1 दिसंबर को लिया, तो कॉमन सेंस है 1 दिसंबर को अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट का मीटर 1 दिसंबर से ही चालू हुआ रहेगा। तो वैसे वाले केसेस में ऑब्वियसली 1 दिसंबर से मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है सर आपने लोन 1 अप्रैल 2018 को लिया था, बीएमसी का परमिशन के वजह से थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन आपका लेट चालू हुआ, 7 नवंबर का चालू हुआ, तो सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर उतने मंथ्स का भी तो आपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया रहेगा, बिकॉज बैंक ने तो जैसे ही लोन डिसबर्स किया इंटरेस्ट का मीटर चालू किया रहेगा। तो सर आपको इंटरेस्ट का एडिशन कब से मिलेगा, तो जब से आपने कंस्ट्रक्शन चालू किया वहां से तुम लोग को मिलेगा। तो मैं बोलूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो जिस दिन आपने लोन लिया या जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, दोनों में से विच इज लेटर डेट पे आपका क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू किया जाएगा। फिर से बोलता हूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब से होगा, जिस दिन आपने लोन लिया है और जिस दिन आपका कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ है, दोनों में से विच इज लेटर वाला जो डेट रहेगा वहां से आपका क्या किया जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट किया जाएगा। सर ये कब तक लिया जाएगा, जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो साल भी ले रहा है क्या, आंसर इज नो सर। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो साल नहीं, उसके प्रीसीडिंग ईयर तक तुम लोग का कवर करना है। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो साल आपको कवर नहीं करना है, उसके प्रीसीडिंग ईयर तक जो है वो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कवर करना है। सर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इतने साल का जो इंटरेस्ट है, इतना साल का इंटरेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन वाला मैं पूरा माइनस करूंगा तो लॉस ही आएगा सर। तो गवर्नमेंट बोलते हैं डोंट वरी, इतने साल का इंटरेस्ट है तो आपको 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या मिलेगा, उसका एडिशन मिलेगा। जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का आपको क्या मिलेगा, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, कब से डिडक्शन मिलना चालू होगा, ऑफ कोर्स जब से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वहां से आगे 1/5 हर साल तक तुम लोग को 5 साल का डिडक्शन मिलता रहेगा। अभी देखो यहाँ पे जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कहने से उस साल में आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट भी रहेगा, प्लस आप प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी ऐड करोगे। ये दोनों अमाउंट ऐड करने के बाद फिर चेक करो कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस साल में प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, एलओपी या एसओपीआर। एलओपी रहेगा तो नो लिमिट, पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना, लेकिन एसओपीआर रहेगा तो अगेन वो मैक्सिमम 2 लाख रुपीस वाला डिडक्शन वाला लिमिट आपको एप्लीकेबल हो जाएगा।
तो आपको पहले ये चेक करना है कि करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है, दोनों का ऐड कर लो। ऐड करने के बाद फिर एलओपी या एसओपीआर के हिसाब से आपको क्या करना है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट, फाइनल अमाउंट कंप्यूट करना पड़ेगा। फिर लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 27, दैट इज डीमोनर। मतलब कुछ केसेस में इवन दो आप असेट के ओनर नहीं हो, फिर भी गवर्नमेंट फोर्सफुली आपको क्या मान लेगी, डीमोनर मानेगी, और आपके पास से टैक्स ही आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, कोई भी इंडिविजुअल अपना टैक्स सेव करने के लिए जानबूझ के स्पाउस को असेट ट्रांसफर कर रहा है या माइनर चाइल्ड को गिफ्ट के फॉर्म पे असेट ट्रांसफर कर रहा है, तो गवर्नमेंट बोलते हैं यहाँ पे हम लोग ट्रांसफरर को ही क्या मानेंगे, डीमोनर मानेंगे। अब यहाँ पे स्पाउस और माइनर चाइल्ड की कोई इनकम नहीं है, इस रीजन कैसे आप क्या कर रहे हो, गिफ्ट दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि देखो उनकी इनकम है तो वो उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो लॉ मेकर्स बोलते नहीं, जो ट्रांसफरर है उसको ही क्या मानेंगे, हम लोग डीमोनर मानेंगे। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हुआ रहेगा या तो फिर दोनों भी म्यूचुअली सेपरेटेड है, तो वैसे वाले केसेस में ये डीमोनर का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। माइनर चाइल्ड के केसेस में सेम, लेकिन यहां पे लिखा हुआ एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। क्लबिंग प्रोविजन में इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर था, सेक्शन 27 के अंदर एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर है। मतलब यहां पे अगर पेरेंट ने माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो शादी के बाद मुझे पता सर वो जो इनकम आएगी वो पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं होगी, वो माइनर मैरिड डॉटर के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर माइनर मैरिड डॉटर नहीं है, सिर्फ माइनर चाइल्ड है, उसको अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो वो थोड़ी ना इनकम उसके स्किल एंड टैलेंट से कमाई जा रही है, तो उससे जो भी इनकम आएगी रेंटल इनकम, वो बाय डिफॉल्ट किसके हाथ में क्लब की जाएगी, ट्रांसफरर के हाथ में। मतलब जिसने प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर की उसी के हाथ में क्या की जाएगी, क्लब की जाएगी। देन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है गाइस, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग मेंबर्स होते हैं, वी आर नॉट ओनर्स। ओनरशिप जो है वो सोसाइटी के नाम पे पास रहता है, हम लोग उस प्रॉपर्टी के क्या है, मेंबर्स है। तो मेंबर्स है तो लेकिन रेंटल इनकम तो मेंबर्स को ही मिलती है, थोड़ी ना सोसाइटी को मिलती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला जो मेंबर्स है उसको ही हम लोग क्या मानेंगे, डीम ओनर मानेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वाला, अगर कोई इम्पार्शिएबल एस्टेट है, इनसेपरेबल एस्टेट है, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेस किया और प्रॉपर्टी बेसिकली अज्यूम करो फादर ने प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी वो चारों बच्चों के नाम पे इक्वली ट्रांसफर किया, लेकिन उसका प्रॉपर्टी का केयर टेकर सिर्फ एल्डर सन है। नाउ प्रॉपर्टी जो है बेसिकली वो चारों बच्चों के नाम पे बांटी हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी का जो मेंटेनेंस है, सब कुछ इनकम है, वो सिर्फ एल्डर सन देख रहा है। तो वैसे वाले केसेस में अगर आप किसी लीगली इनसेपरेबल असेट के ओनर हो, तो सर वो सारे ओनर उस प्रॉपर्टी का क्या माने जाएंगे, तुम लोग की डी ओनर माने जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने कोई घर परचेस किया है, ठीक है, घर परचेस किया है, अभी तक आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पेमेंट कर दिया पूरा, लेकिन अभी तक आपने उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो आपने घर परचेस किया, घर परचेस करने के बाद उसने आपका पेमेंट भी कर दिया बेसिकली सामने वाली पार्टी को, लेकिन आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कहना है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से ओनरशिप सेलर के पास ही है, लेकिन सिंस आपने पूरा पेमेंट कर दिया है तो ऑब्वियसली रेंट अगर कुछ होगा तो वो रेंट बायर को ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो बायर है उसको ही हम लोग क्या मानेंगे, डीम ओनर मान लेंगे। भले फिर लीगल रिकॉर्ड के हिसाब से सेलर अभी भी प्रॉपर्टी का ओनर है, क्योंकि अभी तक आपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं किया है, लेकिन पूरा पेमेंट होने के बाद डेफिनेटली रेंट की इनकम जो है मजे कौन लेगा, बायर ही लेगा। तो बायर उस प्रॉपर्टी का क्या मान लिया जाएगा, डीम ओनर मान लिया जाएगा। एंड लास्ट वाला पॉइंट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का इस लीज पे दिया है और लीज का ड्यूरेशन अगर 12 ईयर्स या उससे ज्यादा है, इफ एनी प्रॉपर्टी गिवन इन द फॉर्म ऑफ लीज एंड लीज का ड्यूरेशन इज 12 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो वैसे वाले केसेस में जो लेसी है उसको ही प्रॉपर्टी का क्या मानेंगे, हम लोग डीम ओनर मानेंगे। तो ये कुछ केसेस सेक्शन 27 में लिखे जहां पे ट्रांसफरर को ही हम लोग बेसिकली क्या मानेंगे, डीम ओनर मानेंगे, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्रांसफरर के पास से टैक्स दिया जाएगा। सो दिस इज अ शॉर्ट टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां पे मैं एक बार फिर से सेक्शन का रिवीजन करवाता हूं। सेक्शन 22 जो था गाइस दैट इज चार्जिंग सेक्शन था। सेक्शन 23 जो था दैट इज रिबट एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24 दैट इज रिबट डिडक्शन। सेक्शन 25 अगर कोई इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे क्या विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 25 सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, जितना भी रिकवरी होगा उसका 70% अमाउंट आपके हाथ में क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। सेक्शन 26 को ओनरशिप का था। एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 27 जो था दैट इज रिबट डीम ओनर का था। इतने सारे सेक्शंस आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अच्छे से पढ़ने गाइस। चलो ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सिर्फ गांव का कैलकुलेशन पूछा तो पूरा नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने की जरूरत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी 1 चंडीगढ़ में लोकेटेड, हाउस प्रॉपर्टी 2 अमृतसर में।
म्युनिसिपल वैल्यू दिया पर एनम। क्वेश्चन में ना हमेशा हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन में पहले आप नेचर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना। नेचर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के बाद डिसीजन लेना थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लेके या तो फिर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लेके। जैसे यहाँ पे एक्चुअल रेंट दिया है, मतलब एक्चुअल रेंट मतलब दिया मतलब प्रॉपर्टी लेट आउट है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन रिमेनिंग पीरियड प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट भी बोला हुआ है। जैसे ही बोला कि लेट आउट है और कुछ पीरियड के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट है, मतलब समझ जाने का व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, वीएलओपी। अभी अप्रैल से लेके जुलाई लेट आउट किया है, अप्रैल से लेके जुलाई, उसके बाद में अगस्त सितंबर, ये 2 मंथ्स प्रॉपर्टी वेकेंट है। फिर उसके बाद में अक्टूबर से लेके फरवरी लेट आउट किया है, मतलब मार्च में प्रॉपर्टी क्या है, वेकेंट है। फिर से बोलता हूं, अप्रैल से लेके जुलाई प्रॉपर्टी क्या किया, बेसिकली लेट आउट किया। अप्रैल से लेके जुलाई लेट आउट किया, इसका मतलब क्या है, अगस्त एंड सितंबर प्रॉपर्टी वेकेंट है। एंड अक्टूबर से लेके फरवरी लेट आउट किया, इसका मतलब मार्च में प्रॉपर्टी वेकेंट है। मतलब मैं बोलूं 3 मंथ्स प्रॉपर्टी वेकेंट है इन शॉर्ट। अभी 3 मंथ्स प्रॉपर्टी वेकेंट है तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू गाइस, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 के अंदर म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, 2 के अंदर भी 60,000। फेयर रेंट 70,000, 70,000। दोनों में से विच एवर इज हायर, 70,000, 70,000 कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट 80,000, 50,000, 80,000, 50,000। विच एवर इज लोअर दैट गिव्स यू एक्सपेक्टेड रेंट 70,000, 50,000, ये अपना एक्सपेक्टेड रेंट है। फिर एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट में अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स के लिए लेट आउट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 मंथ्स के लेट आउट। सो 5,000 इंटू 4 9,000 इंटू 5, 65,000 रुपीज़ का एक्चुअल रेंट है। 5 मंथ्स के लिए आपको रेंट मिला है 4 मंथ्स का 20,000 एंड 9 मंथ्स का 5 मंथ्स का दैट इज बट 45,000। 45,000 प्लस 20,000 ऐड करोगे तो 65,000 आएगा। सिमिलरली 6,000 इंटू 4 एंड 8,500 इंटू 5 मंथ्स, 66,500 रुपीज़ का रेंट मिला ना। मेरे पास एक्चुअल रेट आ गया, अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है तो सीधा मैं क्या नहीं करूँगा, विच इज हायर नहीं कर सकता बिकॉज वीएलओपी का नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है। तो वीएलओपी केसेस में अपने को क्या करना पड़ेगा, वैकेंसी रेंट कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। नाउ एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट कंपेयर विद एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट हाउस प्रॉपर्टी 1 का, हाउस प्रॉपर्टी 1 का एक्चुअल रेंट जो है दैट इज 65,000 रुपीज़ है। वैकेंसी रेंट जो है, वैकेंसी रेंट कितना मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी वैकेंट है, 3 मंथ्स। तो ये जो रेंट है एक्चुअल रेंट 9 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स का कितना, तो 65,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, 65 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 करोगे तो कुछ 21,667 आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे डिप्लोमेटिक व्यू भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, सर प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो वेकेंट के केसेस में वैकेंसी रेंट कैसे निकालोगे। वैकेंसी रेंट में अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इतना मेरा एवरेज रेंट है फॉर 9 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का कितना होगा उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ। या तो फिर ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी व्यू ले सकते हो कि जुलाई को प्रॉपर्टी ये क्या था, अगर ये सेम टेनेंट कंटिन्यू करता तो कहना से अगस्त और सितंबर में भी 5,000 रुपीज़ का रेंट मिलता और मार्च मंथ में मुझे 9,000 रुपीज़ का रेंट मिलता। तो वो भी तुम लोग क्या कर सकते हो, वैकेंसी के अंदर रेंट कंसिडर कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी अपने पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है कितना रुपीज़ का रेंट लॉस्ट हुआ है, इसके लिए मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। 65,000 रुपीज़ जो 9 मंथ्स का है, तो वैसे वाले केसेस में 3 मंथ्स का कितना, तो 65,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आपको कुछ 21,667 रुपीज़ आएगा। नाउ एक्सपेक्टेड रेंट जो एक्सपेक्टेड रेंट 70,000 रुपीज़ का है, एक्सपेक्टेड रेंट 70,000 है, तो 65,000 प्लस 21,667 86,667 और 70,000। तो मैं बोलूँ विच इज हायर मतलब 86,667 है। तो यहाँ पे मेरा GAV इज इक्वल टू क्या आएगा, AR। मतलब यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो कितना रुपीज़ लेंगे, 65,000 रुपीज़ लेंगे। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 65,000 रुपीज़।
Same logic for house property 2 also. House property 2, actual rent plus notional rent या vacancy rent भी बोल सकते हो, compare with ER. Actual rent जो है that is about 66,500 रुपीज़ है. अगेन यहाँ पे भी 66,500 into 3 divided by 9, 22,167. Expected rent 50,000. 66,500 plus 22,167 ऐड करोगे तो 88. विच इज हायर के हिसाब से 8867 आएगा. यहाँ पे भी GAV इज इक्वल टू व्हाट, AR. GAV इज इक्वल टू 66,500 आएगा. तो दोनों भी कैलकुलेशन के अंदर अपने को सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछा था, तो ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा गाइस. ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. फिर क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट पटना, आनंद, हैदराबाद, फिर इसके बाद में जोधपुर, इटावा या तो फिर नॉर्मली बलरघट, अलग अलग लोकेशन दिया हुआ है. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को सीधा ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया है. ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा. ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनी भी मिल जाएगा. ग्रॉस एनुअल वैल्यू फर्स्ट वाले केस में 1 लाख रुपीज. ग्रॉस एनुअल वैल्यू फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी केसेस में 1 लाख रुपीज. नाउ म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं फर्स्ट वाले केसेस में क्या इन्फॉर्मेशन दिया. म्युनिसिपल टैक्स अलग अलग नाम से भी दे सकते हैं. म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपीज़ है. सीवरेज टैक्स भी म्युनिसिपल टैक्स होता है, वाटर टैक्स भी म्युनिसिपल टैक्स होता है. तो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे 5,000 रुपीज़ दिया है. हाउस प्रॉपर्टी 3, 4 और 6 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, 1 के बारे में तो नहीं है. तो हाउस प्रॉपर्टी 1 में जितना म्युनिसिपल टैक्स है 5,000 रुपीज़ पूरा माइनस करेंगे. 1 लाख में से 5,000 रुपीज़ माइनस करोगे तो नेट एनुअल वैल्यू जो मिलेगा दैट इज़ 95,000. फिर बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी 2 की. हाउस प्रॉपर्टी 2 में म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,50,000 है. नाउ हाउस प्रॉपर्टी 2 के अंदर आपको म्युनिसिपल टैक्स जो है परसेंटेज फॉर्म पे दिया है. सो 10% प्लस 5% प्लस 3%, 18% का म्युनिसिपल टैक्स है. एंड थियरी में बता चुका हूँ, म्युनिसिपल टैक्स अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो यू हैव टू अप्लाई दिस परसेंटेज ऑन व्हाट, म्युनिसिपल वैल्यू. सो 2 लाख का 18% 36,000 रुपीज माइनस करोगे. 2,50,000 में से 36 माइनस होगा तो 2,14,000 रुपीज आपका नेट एनुअल वैल्यू होगा. फिर बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी 3 की. हाउस प्रॉपर्टी 3 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000 है. 1,80,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू. 5%, 5%, 10% अगर आप ऐड करोगे 3 लाख रुपीज़ का 10% मतलब 30,000. 30,000 प्लस 1,000 रुपीज़ मतलब 31,000 रुपीज़. हाउस प्रॉपर्टी 3 का म्युनिसिपल टैक्स पेड द फाइनेंशियल ईयर 94-95 टू 2023 भी दिया है 2 लाख रुपीज़. मतलब इन शॉर्ट ये तो पे किया ही है करंट ईयर का, प्लस कुछ पास्ट ईयर्स का भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया है. तो मैंने बताया कौन से साल का पे करो फर्क नहीं पड़ता, सबका आपको एडिशन मिलेगा. तो 5% प्लस 5% 10% ऑफ 3 लाख 30,000 प्लस 1,000 31,000 का करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है. एंड अर्लियर ईयर का 2 लाख रुपीज़ का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है. मतलब टोटल डिडक्शन कहने से 2,31,000 क्वालिफाई हो रहा है. सर 2,31,000 क्वालिफाई हो रहा है तो पूरा माइनस करना है. 180 में से 231 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -51,000 आएगा. नेट एनुअल वैल्यू -51,000 रुपीज़ है. तो आपको 30% का स्टैंडिशन तो नहीं मिलेगा. इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ होगा तो वो भी माइनस करके फाइनल आंसर आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा गाइस. फिर हाउस प्रॉपर्टी 4. अब इसमें सिली मिस्टेक मत करना सर, कहाँ पे भी ये नहीं लिखा कि म्युनिसिपल टैक्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू. लॉस है तो लॉस है, जितना म्युनिसिपल टैक्स पे किया वो पूरा अमाउंट का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा. फिर हाउस प्रॉपर्टी 4 गाइस. हाउस प्रॉपर्टी 4 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है. म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज फॉर्म में 20 प्लस 3 प्लस 2 मतलब टोटल 25% का म्युनिसिपल टैक्स है. इसमें हाउस प्रॉपर्टी 4 में म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द फाइनेंशियल 24-25 नेक्स्ट ईयर का 3,000 पे किया है तो ये भी क्वालिफाई होगा. सो टोटल 25%, 4 लाख के ऊपर 25% 1 लाख रुपीज़. 1 लाख प्लस 3,000 1,03,000 का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है. सो 5 लाख माइनस 1,03,000 करोगे तो 397 आएगा. 3,97,000 आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा हाउस प्रॉपर्टी 4 में. प्लस के बाद में हाउस प्रॉपर्टी 5. हाउस प्रॉपर्टी 5 के अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू 8 लाख रुपीज़.
म्यूनसिपल टैक्स 12 + 5 17%, 12 + 5 17% ऑफ 4,25,000, 4,25,000 के ऊपर 17% 59,500 प्लस 3,750 ऐड करोगे तो 63,250 रुपीज़ आएगा। नीचे कोई हाउस प्रॉपर्टी 5 को लेके एडजस्टमेंट नहीं है तो पूरा 63,250 का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सो 8 लाख में से 63,250 माइनस करोगे तो 7,36,750 रुपीज़ ये आपके हाथ में एनवी बन जाएगा। देन हाउस प्रॉपर्टी 6 गाइस, हाउस प्रॉपर्टी 6 के अंदर ग्रॉस रेंटल वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है। 5 लाख रुपीज़ में 10% म्यूनसिपल टैक्स, 6 लाख का 10% 60 + 1 61,000 रुपीज़ आ रहा है म्यूनसिपल टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी 6 का ऑल टैक्सेस चार्ज बाय द म्यूनसिपलिटी आर पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, तो इसका 80% ही पे किया है। 61,000 का इंटू 80% 48,800 रुपीज़ ही पे हुआ है, ठीक है 48,800। इसमें बोल रहा है कि 50% पेड बाय ओनर एंड 30% पेड बाय टेनेंट है, तो ना टोटल 80% पे हुआ है। 80% में शेयर अगर बात करो तो शेयर में बेसिकली 50% ओनर ने पे किया और 30% टेनेंट ने पे किया है, तो जितना पे किया है उसका सिर्फ 50% डिडक्शन क्वालिफाई होगा। बिकॉज मुझे बोला सर 30% जो वो ओनर टेनेंट पे कर रहा है, टेनेंट ने पे किया हुआ डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इंटू 80% पे किया। यस अभी टोटल यहाँ पे बोला है कि पेड 80% है, 50% पेड बाय ओनर है, 30% बाय टेनेंट है, तो रिमेनिंग 20% क्या सर, रिमेनिंग 20% आउटस्टैंडिंग रहेगा। अभी यहाँ पे कंफ्यूज बताना, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल के साथ समझना। 80% पेड हुआ है गाइस, तो आप 80% पेड हुआ है तो उसमें से 50% कौन पे किया, ओनर, 30% पे कौन किया है, टेनेंट, तो रिमेनिंग 20% का क्या, रिमेनिंग 20% जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा तुम लोग का, आउटस्टैंडिंग रहेगा। मतलब वो 80 में से मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकअप, 80% अमाउंट जो आएगा वो एक्स अमाउंट में से 50% ओनर ने पे किया, 30% टेनेंट ने पे किया, रिमेनिंग 20% का क्या सर, तो वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो आप मुझे बना इस एग्जांपल में या तो फिर कोई अजम्पशन ये भी ले सकता है कि पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80% है, उस 80% में ही 50% ओनर ने पे किया है, तो सीधा नॉर्मली यहाँ पे 61,000 का तुम लोग 50% भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 61,000 का 80% फिर उसका 50% क्लासीफाई करूंगा। क्यों, क्योंकि वर्डिंग्स के हिसाब से 50% अगर ओनर पे कर रहा है, 30% टेनेंट है, तो रिमेनिंग 20% आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो उसका डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। जितना ओनर ने शेयर पे किया है उतना शेयर का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सो 61,000 का 80% जो था दैट इज 48,800 इस साल में पे किया, उसमें से ओनर ने कितना पे किया, इसका 50% दैट इज 24,400। तो 24,400 का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, 24,400 का डिडक्शन मिलेगा। सो 5 लाख इंटू 24,400 4,75,600। तो ये थी अपनी नेट एनुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द असेसी फॉर द हाउस प्रॉपर्टीज कंप्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, सेक्शन 24B का इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले रिपेयर्स के लिए लोन लिया है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, चलो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी दिया नहीं है तुम लोग का, तो यहाँ पे अजम्पशन ले सकते हो तुम लोग का एलओपी या एसओपीआर का। पहले इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेते हैं कितना रुपीस है। लोन टेकन फॉर द रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूरा क्वालिफाई होगा। लोन टेकन फॉर द परचेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 50% पेड है, फर्क नहीं पड़ता, पूरा क्वालिफाई होगा। न्यू लोन टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन विच वॉज टेकन फॉर परचेसिंग हाउस प्रॉपर्टी, ये भी क्वालिफाई होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अर्लियर लोन, ये क्वालिफाई नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, ये भी क्वालिफाई नहीं होगा। उसके बाद में उसके बाद में नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1 पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस है तो ये भी इंटरेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन मॉर्गेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1 फॉर द रिनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2, मतलब सर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 1 को मॉर्गेज किया है तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी 1 के लिए पे किया रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टी का रिनोवेशन कौन से हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी 2, तो इसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी 2 के अंदर तुम लोग को मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी 1 को आपने मॉर्गेज किया है, आपने इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन यूज किसके लिए किया, हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए किया है,
तो रिपेयर्स रिनोवेशन के लिए हम लोग लोन लेते हैं तो उसका भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी के लिए लिया उसी के लिए मिलेगा ना। तो ये हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए क्वालिफाई होगा, 1 के लिए नहीं। तो ऐसे करके टोटल लोगे 20,000 प्लस 20,000, सॉरी यस 20 प्लस 20 प्लस 10, 50,000 रुपीज का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24B के अंदर। सिमिलरली सेकेंड वाला क्वेश्चन, रिपेयर्स के लिए लिया 30,000 मिलेगा, 25 मिलेगा, यहाँ पे भी तुम लोगों का नाम 12,000 मिलेगा, अर्लियर लोन ये तुम लोगों का नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में 20,000 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2 पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड एंड नॉट पेमेंट येट बीन मेड। तो ना विदाउट डिडक्टिंग TDS डिडक्ट नहीं किया है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ये 10,000 यहाँ पे क्वालिफाई होगा 10,000 का। तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 30 प्लस 25 प्लस 12,000 एंड लास्ट में 10,000, 77,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी 2 के अंदर। देन हाउस प्रॉपर्टी 3 गाइस 10, 30, 13,000। उसके बाद में ये 10 नहीं मिलेगा, ये भी 2 नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय मॉर्गेजिंग हाउस प्रॉपर्टी 3 फॉर बिजनेस पर्पस है, बिजनेस पर्पस के लोन लिया डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी तो कुछ है नहीं। तो 10 प्लस 30 प्लस 13,000, 53,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। फिर नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी 4 15, 17, 14 का डिडक्शन मिलने वाला है। 10 म्यूनसिपल टैक्स उसके लिए लोन लिया डिडक्शन नहीं मिलेगा, और तो कुछ नहीं है। सो 15,000 प्लस 17,000 प्लस 14,000, 46,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट 25, 18, 16, 10 और 2 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो 25,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, 59,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलेगा, 59,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था तुम लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्लीट करना अंडर सेक्शन 24B के ऊपर, तो वो 24B के हिसाब से आपने इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया है। चलो वन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फुल फ्लेज क्वेश्चन है। सबसे पहले राजेश ओन 2 हाउस प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ विच आर लेट आउट, मतलब प्रॉपर्टी का नेचर तो LOP है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल बोला है 1 लाख, लेकिन इसमें से अनरियलाइज रेंट फॉर द करंट ईयर है तो उतना माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो वो अप्लाई करेंगे। फायर इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ये सब खर्चे क्या करेंगे, इग्नोर, बिकॉज आपको 30% का फ्लैट डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन लिया है 12%, तो पूरा डिडक्शन क्वालिफाई होगा। प्रॉपर्टी का नेचर LOP है, नो लिमिट, तो पूरा मिलेगा। लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन स्टिल अनपेड, फर्क नहीं पड़ता, आउटस्टैंडिंग है तो भी अक्रूवल बेसिस के ऊपर डिडक्शन मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स फॉर द हाउस प्रॉपर्टी 1 इज स्टिल अनपेड while that house property 2 is half paid by tenant, तो 1 का तो मिलेगा ही नहीं म्युनिसिपल टैक्स क्योंकि अनपेड आउटस्टैंडिंग है। 1,000 में से हाउस प्रॉपर्टी 2 में से सिर्फ 50% क्वालिफाई होगा क्योंकि 50% टेनेंट ने पे किया, मतलब रिमेनिंग 50% ओनर ने पे किया रहेगा, तो सिर्फ 50% क्वालिफाई होगा। तो हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 म्युनिसिपल वैल्यू, यस म्युनिसिपल वैल्यू कितना रुपीज है, 1 लाख एंड 2 लाख रुपीज, 1 लाख एंड 2 लाख रुपीज। फेयर रेंट, फेयर रेंट की अगर बात करूं तो फेयर रेंट है 95 एंड 2,10,000। दोनों में से क्या लेना है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर के हिसाब से यहाँ पे 1 लाख आएगा और यहाँ पे 2,10,000 आएगा। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 90,000 एंड 2 लाख रुपीज, 90,000 एंड 2 लाख रुपीज। इन दोनों में से क्या लेंगे, विच एवर इज लोअर दैट गिव्स यू एक्सपेक्टेड रेंट, विच इज लोअर यहाँ पे आएगा 90,000, यहाँ पे आएगा 2 लाख रुपीज। कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1 लाख है, उसमें से अनरियलाइज रेंट 8,000 है, माइनस करोगे 1 लाख माइनस 8, 92,000 आएगा। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी 2 की अगर बात करो तो हाउस प्रॉपर्टी 2 में 1,80,000 अनरियलाइज रेंट फॉर द करंट ईयर 2,000 रुपीज है, माइनस करोगे तो 1,78,000 आएगा। तो गाँव ग्रॉस रेंट वैल्यू विच एवर इज हायर करोगे तो 92,000, यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ग्रॉस रेंट वैल्यू में से क्या माइनस करना है, म्युनिसिपल टैक्स। फर्स्ट में तो माइनस होगा ही नहीं क्योंकि पूरा आउटस्टैंडिंग है, और सेकेंड वाले के केसेस में
पेड किया 50%, तो ओनर ने जो पेड किया 50% उतना ही क्वालिफाई होगा। 1000 का 50% मतलब 500 क्रेडिशन मिलेगा। सो नेट एनुअल वैल्यू 92,000 and 1,99,500 minus deduction under section 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 92,000 का 30%, 27,600, 199,500 का 30%, 59,850 रुपीज। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में एलओपी है, नो लिमिट, जितना है पूरा माइनस करेंगे। 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज पूरा माइनस किया जाएगा। सेकेंड वाले प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। सो 92,000 में से 30% माइनस 10,000, 54,400, और 199,500 में से माइनस 30%, 139,650। यह आएगा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गाइस। ठीक है, सो आई होप ये रिवीजन के साथ ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए रहेंगे। आपको इमीडिएटली जेके से टेक्स्ट बुक में से या पास्ट पेपर्स में से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से ग्रिप समझ में आ गया रहेगा। सिंपल टॉपिक है, सिली मिस्टेक मत करना। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कौन से कंसेप्ट में ध्यान देने की जरूरत है। दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हुआ, या तो फिर अपना इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ जो एसओपीआर के लिमिट लगाते हैं। लेकिन 115 बीएसए में वहां पे भी तुम लोग को क्या नहीं मिलेगा, उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो ये 2-3 चीजों के ऊपर आप ध्यान रखोगे तो वहां पे सिली मिस्टेक नहीं होंगे आपके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। मिलते हैं किसी और रिवीजन लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम रिवाइज प्रॉपरली, स्टडी वेल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।